तो दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के पिछले 30 इयर्स पीवाईक्यूज सीरीज़ को। ठीक है। पिछले 30 साल में जितने भी क्वेश्चंस सेम फॉर्मेट में मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस पिछले सालों में किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम यहाँ कवर करेंगे। आप थोरोली इसको फॉलो कर सकते हो आंख बंद करके, एकदम जेन्युइनली कंटेंट है ये। और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी एक क्वेश्चंस नहीं आपको ऐसा मिलेगा कि आपका देखा हुआ नहीं आएगा एग्ज़ाम में। अगर आप एग्ज़ाम में जाके बैठते हो और ये पूरा आप जितने भी प्लेलिस्ट हैं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री का जो अभी चल रहा है वो, या फिर ये दोनों आप मिला के, अगर आप 5 से 10 बार वीडियो एक ही बार देखे हो पूरा प्लेलिस्ट, तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो देखा हुआ नहीं होगा, और डायरेक्टली 70 to 80% यहीं से ही आएगा। ठीक है। और एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस में अभी आपका ऑलमोस्ट 37 वीडियोस हो गए हैं। तो अभी आपका लगभग एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन लगभग आपका 40, हाँ, नहीं, 30 वीडियोस और अभी उसमें ऐड ऑन होने हैं। ठीक है। अभी आपके 30 वीडियोस में 12 12 क्वेश्चन के हिसाब से अभी आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, उस हिसाब से आपका 360 लगभग क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक है। अगर 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 360 क्वेश्चन अभी आपके और बनेंगे उसमें, एंशियंट हिस्ट्री में। और उसके साथ ही हम शुरू कर रहे हैं आज से भारतीय संविधान एवं उसके राज्य पॉलिटी, ठीक है, राज्य व्यवस्था। ऑलराइट। और ये आपका हिंदी में रहने वाला है ताकि आप सभी को बहुत आसानी हो। ठीक है। और जो हिंदी मीडियम से हैं उनको भी आसानी हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी दिक्कत ना, मतलब टेंशन ना लें। इंग्लिश वर्जन भी है, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। बट यहाँ से क्या होता है ना कि आप हिंदी में भी थोड़ा सा आदत डालो कि चीज़ों को रिकग्नाइज करने के लिए, कीवर्ड्स याद करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों फॉर्मेट में आता है, दोनों लैंग्वेज में आता है। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। तो अगर आपको इंग्लिश में मान लो इसमें से कोई भी, मतलब 70 to 80% कोई भी क्वेश्चंस आपके फंस रहे हैं, ठीक है, और उसमें फंसने में जब, मतलब मान लो आपको इंग्लिश वाला याद नहीं आ रहा है कि ये क्लिक नहीं हुआ, तो हिंदी वाला वर्जन देखो। हिंदी वाले में भी आपको यहाँ से आप किए रहोगे तो उसमें फंस जाएगा आपका। ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड्स आपको याद हो जाएंगे कि अच्छा ये था, तो हम लगा सकते हैं। ऑलराइट। या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा हिस्टोरिकल ग्राउंड। ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देखेंगे, भारत के संवैधानिक और विकास कैसे हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैसे हुए थे, क्वेश्चन वाइज। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने, तो पहला क्वेश्चन आपका है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। ठीक है। अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया था कौन से अधिनियम में अंग्रेजों ने। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है। एकदम याद रख लो, अखिल भारतीय कीवर्ड याद रखो, अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित कब हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, कौन से अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था, प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों को के द्वारा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब ये यहाँ पे देखो 2000 कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चंस। पीसीएस में प्री में पूछा है, जीएस में, ठीक है, फिर से पीसीएस जीएस सेकंड में पूछा है, ठीक है, यूपी एलडीए यूडीए में पूछा है। ठीक है। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2014, 12, 13, 10, 5, 2015। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां हैं। ठीक है। ठीक है, 10 अनुसूचियां थीं उस समय। ठीक है। देखो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये तो आपको लगभग आपका 300 लगभग क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेनेशंस के साथ आपका उससे भी डबल ट्रिपल, मतलब आपका
10x पे, मतलब समझ लो 10 गुना ज़्यादा आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आपका लगभग 2 से 2,500 क्वेश्चन यहाँ से आपका आराम से बन जाएगा, और उतना मतलब मोर देन इनफ है भाई, ये उसमें से कहाँ ही पूछेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था, लेकिन लागू नहीं हो सकी, क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं। ठीक है, अनिवार्य नहीं था, वैकल्पिक था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई, जो 1937 में लागू हुई। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया इसी अधिनियम के द्वारा। देखो कितने सारे क्वेश्चन यहीं से बन जा रहे हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि बर्मा को कौन से अधिनियम में से अलग किया गया था, तो 1935। ठीक है, एक संघीय न्यायालय 1937 में एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई 1937 में। ठीक है, 1937 में ही बर्मा को भारत से अलग किया गया। 1937 में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, क ख ग। क संघ सूची, ख राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और आपका अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थीं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? ठीक है, बताएंगे सब लोग। निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? तो सी, जी ऑस्टिन जी ने कहा है। जी ऑस्टिन जी का नाम बहुत फेमस है पॉलिटी में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2006 में ये पूछा गया है। ऑस्टिन विशुद्ध विधि विधान के प्रवर्तक थे। ऑस्टिन ऑस्टिन का मत था कि राजनीतिक सत्ता कुलीन या संपत्तिमान व्यक्तियों के हाथों में पूर्णतया सुरक्षित रहती है। ठीक है, उनका विचार था कि संपत्ति के अभाव में बुद्धि और ज्ञान अकेले राजनीतिक समता नहीं दे सकते। जी ऑस्टिन ने ही भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। किस आधारित था, मतलब क्या 1919 में क्या, किस आधार पे भारत सरकार ये अधिनियम? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वॉइसराय थे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? ठीक है, पहला बैठक कब हुआ था, फर्स्ट सिटिंग? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की पहली या प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। ठीक है, सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी इंतरिम
प्रेसिडेंट बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑलराइट, 2010 में पूछा गया है ये सवाल। नेक्स्ट आपका है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? सभी लोग बताएंगे। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या फिर रेगुलेटिंग अधिनियम। ठीक है, पहली बार गवर्नर जनरल का पद पहली बार अधिनियम इसी अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, उससे पहले बंगाल के गवर्नर होते थे। फिर 1973 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के नियम के अनुसार। ठीक है, ध्यातव्य है कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट के तहत थे। ठीक है, भारत के, इंडिया के, ठीक है, अब दोनों अलग अलग है। वो बंगाल के गवर्नर जनरल पहले थे। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। और इंडिया के, भारत के गवर्नर जनरल पहले कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और बेंटिक साहब 1833 के एक्ट के तहत बने थे। ठीक है, ये देखो 1998 में भी पूछा गया था ये सवाल, 2006 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कि जो भी जितने भी स्टेट एग्ज़ाम, सेंट्रल एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग अधिनियम के अनुसार 1773 द्वारा कलकत्ता बंगाल में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, सातवां प्रश्न है आपका, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? कौन नहीं है? ठीक है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन सही। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं है। ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। ठीक है, आठवां प्रश्न है आपका, थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा सा प्रिंटिंग में प्रिंटेड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो इग्नोर कीजिएगा। आई होप आप सभी की आंखें मजबूत हैं एकदम। बाज की नज़र और सब्र का नज़र और सब्र भूल गया था डायलॉग। नज़र और सब्र आपका अभी भी बहुत तेज़ है। ठीक है, तो तेज़ी रखिएगा, मछली खाइए ठंडी में, आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड को स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ये क्या है, दीवानी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार 1774 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड जिसको बोला जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया।
नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। ठीक है। इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुविधा में के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। 9th क्वेश्चन, और पॉलिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है हर एक एग्ज़ाम में, खास करके एसएससी में तो बहुत ज़्यादा पॉलिटी है, सिर्फ बहुत ज़्यादा पॉलिटी का वेटेज है। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 लाख रुपए का ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में दिए थे शिक्षा के लिए भारत में? तो बी हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813। ये आप नोट करते चले जाइए, जितने भी डेट हैं साथ ही साथ नोट करते चले जाएं। ठीक है, अब इसी समय नोट कर लेंगे तो आप फिर एक जगह आपके लिए रह जाएगी और फिर ठीक है, फिर आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है। 1813 में एक्सप्लेनेशन है, 1813 के चार्टर एक्ट के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करें। ठीक है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? तो चार्टर अधिनियम के द्वारा 1833 के अनुसार। ठीक है, 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई तथा वह कानूनी सदस्य लॉ मेंबर लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, याद रखना, नोट करते चले जाइए, आप नोट्स बनाते चले जाइए साथ ही साथ। ठीक है, डेट्स और नाम याद लिखते चले जाइए, और क्वेश्चंस तो आप मान लो फिर बाद में वीडियो फिर बाद में देख सकते हो 4-5 बार क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप क्वेश्चन इतना सारा आप लिखने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप एक लाइन वाइज ठीक है, लाइन वाइज आप डेट्स और नाम्स और जितने भी अधिनियम, जितने भी एक्ट हैं, उन सब का नाम आप लिखते चले जाइए। ठीक है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। 11th क्वेश्चन है आपका, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट द पंगर ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया, साथ ही कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका 12वां क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी, क्या थी वो? तो ए हो जाएगा ऑप्शन आपका, गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ऑर्डिनेंस जारी करने का या अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान कुछ इस तरह हैं कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है। दूसरा है, इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत थी किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है। बंगाल,
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, यहाँ से भी बन सकता है। चौथा है आपका, इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई, ठीक है। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के स्थापना इलाहाबाद में हुई, ठीक है। नेक्स्ट आपका 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो महारानी की घोषणा 1858 को कहा जाता है। 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारत स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था 1858 में, ठीक है, महारानी जी की घोषणा के अनुसार। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वन लाइनर यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। दूसरे, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। तीसरा है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 14 और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थीं? ठीक है, निम्नलिखित में से किस, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। वहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ हुआ। ऑलराइट, इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 बार पूछ चुका है ये। ठीक है, तो ये आज से आपका पॉलिटी स्टार्ट हो चुका है। बहुत अगर आप यहाँ तक फॉलो कर चुके हैं, यहाँ तक वीडियो आप देख चुके हैं, तो आपको अभी तक लग ही गया होगा, मालूम पड़ गया होगा जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कितना वेटेज रखते हैं ये क्वेश्चंस और पॉलिटी, आपको ये भी मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, तो आप साथ ही साथ बने रहें, हम सारे क्वेश्चंस पिछले 30 सालों में जितने आए हैं हम सब कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और टेलीग्राम चैनल पे तो आपको मिल ही जाएगा ये PDF। ठीक है, आप फ्री में डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे पिछले 30 साल के जितने भी पेपर हर एक सब्जेक्ट के हुए हैं, मैं सारे से सारे सब्जेक्ट कराऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।